हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करना है। और इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जीवों के लिए जनन क्यों जरूरी है, क्यों अनिवार्य है। देखिए, इसका आंसर होगा कि जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। जिस तरह से पाचन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, उसी तरह से जनन क्या है, जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। जनन क्या है, एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। मतलब जनन के द्वारा जीव जाति की निरंतरता बनी रहती है, उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका संख्या एक तरह से संतुलित रूप से पृथ्वी पर विद्यमान रहता, प्रेजेंट रहता। ठीक है, यानी जनन के द्वारा मतलब पृथ्वी में जनन के द्वारा जीवों का एक तरह से संतुलन बनाए रहता है, उसी को कहते हैं निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, जनन जीवों के अमृतत्व में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु, वयता, जीर्णता के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन के द्वारा होती है। यानी कोई भी कारण हो, प्राकृतिक आपदा हो, प्राकृतिक मृत्यु हो, वयता हो या फिर जीर्णता के कारण जीवों में जो ह्रास होता है, उसकी पूर्ति किसके द्वारा होती है, जनन के द्वारा होती है। उसका पूर्ति किसके द्वारा, जनन के द्वारा होती है। ठीक है, जनन से जीवों की यानी बढ़ोतरी होती है। जनन के द्वारा क्या होता है, जीवों में बढ़ोतरी होती है। यानी जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होती है। यानी जनन एक ऐसा मीडियम है, जनन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो यानी एक तरह से फायदेमंद जो गुण होता है, फायदेमंद जो गुण होता है, यानी लाभदायक जो एक तरह से आनुवंशिक गुण होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होता है। किसके द्वारा, जनन के द्वारा ट्रांसफर होता है। अर्थात जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। जैव विकास किसको कहते हैं, जीवों के विकास को क्या कहते हैं, जैव विकास। जीवों के विकास को क्या कहते हैं, जैव विकास। यानी जैव विकास में भी सहायक होता है कौन, जनन। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। जनन क्यों अनिवार्य है, ये सारे जो कारण है, इसलिए जनन क्यों अनिवार्य है। जनन के द्वारा क्या होता है, मतलब आनुवंशिक गुण, एक जो अच्छा आनुवंशिक गुण होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी मतलब ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है ये। और जो जनन के द्वारा क्या होता है, मतलब जीवों की संख्या में निरंतरता बनी रहती है, जीव विलुप्त नहीं होते पृथ्वी से, जैसे कि बहुत सारे जानवर अभी विलुप्त हो गए पृथ्वी से, बहुत इसी तरह से, जिसके कारण मतलब जनन के कारण जीवों में एक तरह से निरंतरता बनी रहती है। वो मतलब जानवर जो होते हैं, जीव जो होते हैं, वो पृथ्वी से विलुप्त नहीं होते, उसकी संख्या में मतलब एक तरह से संतुलन बनाए रहता है। जनन के द्वारा जीवों में वृद्धि होती है, जनन के द्वारा मतलब जो एक तरह से ये जीवों में विकास होता है। ये सारे के सारे आधार पर आप कह सकते हैं कि जीवों के लिए जनन अनिवार्य है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कर रहा है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, यानी जनन की सबसे जो अच्छा मेथड है वो कौन सा और क्यों है। देखिए, प्राय जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन को एक जनन की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन एक जो होता है जनन की अच्छी विधि मानी जाती है। इसको लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली यानी विनिमय होती है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में क्या होता है, जो एक तरह से अदला बदली होता है गुणसूत्र का, जिसके कारण नए युग्मक का विकास होता है और नया लक्षण होता है, उसमें विकसन यानी नए लक्षण विकसित होते हैं, नया लक्षण का एक तरह से उद्भव होता है तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन क्या है, यह भी जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं। यानी लैंगिक जनन द्वारा जो भी जीव यानी पैदा लेंगे, जो भी जीव मतलब एक तरह से दुनिया में आएंगे लैंगिक जनन के द्वारा, लैंगिक जनन विधि द्वारा, उसके जो जीने की जीवित रहने की जो अवसर होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिकतम क्षमतावान होता है। यानी आनुवंशिक लैंगिक विधि में जो होता है, लैंगिक जनन में होता है, उसमें आनुवंशिक गुण होता है। ठीक है, उसमें आनुवंशिक गुण के कारण एक तरह से क्षमतावान होता है, अधिक क्षमता होती है, उसमें अवसर होती है, अधिक अवसर होती है, अधिक क्षमता होती है जीव में। किसके द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव पैदा लेते हैं। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है, अतः लैंगिक जनन की एक अच्छी विधि है। यानी लैंगिक जनन की विधि, लैंगिक जनन एक ऐसा मेथड है जनन का जिसके कारण मतलब जीवों में क्या होता है, उसकी संख्या में वृद्धि होती है, उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जनन की जो एक अच्छी विधि है वो कौन सी है, लैंगिक जनन है। लेकिन आप लैंगिक जनन के द्वारा क्या क्या होता है, गुणसूत्रों का अदला बदली होता है इसमें, और नए मतलब लक्षण विकसित होते हैं, जो भी युग्मक बनते हैं
उसमें नए लक्षण विकसित होते हैं, जीव का मतलब विकास होता है। इसके आधार पर कह सकते हैं कि जनन जो होता है, लैंगिक जनन, वह एक तरह से अच्छी विधि है जनन की। और क्यों, ये सारे उसके कारण है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। यह आपको कह रहा है कि अलैंगिक जनन उत्पन्न हुई संतति को कलोन क्यों कहा गया है। यानी अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न होती है, यानी संतति जो उत्पन्न होती है, उसको कलोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए इसका कारण है कि आकारीय रूप से, यानी आकार के रूप से और आनुवांशिक रूप से एक समान जीव को कलोन कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन में जो एक तरह से जीव जो संतति जो पैदा लेते हैं, वो आकार के रूप से, यानी आकारीय रूप से, एक तरह से आकारीय रूप से और आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं। जीव के मतलब एक समान जीव यानी क्या कहलाते हैं, ये कलोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, इसलिए इसे कलोन कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो जीव पैदा लेते हैं वह अपने जनक के समान होते हैं, एक रूप आनुवंशिक रूप से हो या फिर आकारीय रूप से, वह अपने जो यानी जो जनक होते हैं उसके एकदम क्या होते हैं, समान होते हैं, जिससे इसलिए उसको क्या कहते हैं, कलोन कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को कलोन क्यों कहा जाता है, यह कलोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका आकार और आनुवंशिक गुण जो होता है वह मतलब क्या होता है कि जनक के समान होता है, इसलिए उसको कलोन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने से अच्छे अवसर होते हैं। क्यों, यह कथन हर समय सही होता है। यानी लैंगिक जनन विधि द्वारा जो होता है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होता है, जो जीव उत्पन्न होता है, उसके जीवित रहने का अवसर ज्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं। ऐसा क्यों, अगर यह मतलब अगर है तो फिर यह मतलब कितने समय तक है, यह कथन का हर समय सही होता है या नहीं होता। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होता है, यानी गुणसूत्रों का क्या होता है, अदला बदली होता है, आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन में क्या होता है, आनुवंशिक गुण जो होता है वह अलग अलग होता है। आनुवंशिकी में एक तरह से विभिन्नताएं आ जाती है लैंगिक जनन में। ठीक है, जो जनक से संतति में स्थानांतरित होता है, यानी जनक के द्वारा जो संतति में स्थानांतरित होता है वो क्या है, आनुवंशिक गुण स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है। युग्मकों की उत्पत्ति वो निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अर्थात लैंगिक जनन के परिणामों स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एक तरह से नया गुण आ जाता है, आनुवंशिक गुण, यानी जनक के से बिल्कुल भिन्न होता है, जो जनक से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, यह कथन सदैव सही नहीं होता। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एड्स से अगर जनक को है तो उसका संतति को भी हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी के माता को अगर एड्स है, उसका मतलब उसके बच्चे को भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि रोगग्रस्त यानी जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, इसके आधार पर कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के परिणामों स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने का अच्छे अवसर होता है। क्यों, क्योंकि उसके आनुवंशिक विभिन्नता आ जाती है, उसमें क्या हो जाती है, आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो जनक से यानी जो एक तरह से जनक से संतति में स्थानांतरित होता है। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति, यानी बहुत बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। यानी युग्मकों की जो निषेचन होता है, युग्मकों की उत्पत्ति वो निषेचन के कारण एक तरह से नया गुण वाला क्या होता है, संतति उत्पन्न होता है, जिसके कारण मतलब उसके जीवित रहने का अच्छे अवसर होते हैं। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको करा कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होता है वो दोनों में किस प्रकार अंतर होता है, वही आपको पूछ रहा है। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतान यानी उत्पन्न संतान आनुवंशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है, अर्थात वो कलोन कहलाते हैं। जनक का कौन सा होता है, जनक का कलोन कहलाता है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में जो कलोन उत्पन्न होता है वह एक तरह से जनक के बिल्कुल समान होता है, चाहे वह आनुवंशिक रूप से हो या फिर आकारीय रूप से हो। और लैंगिक जनन में क्या होता है, आनुवंशिक भिन्न होता है, यानी जनक से आनुवंशिक भिन्न होता है। किसका, जनक का, यानी संतति का आनुवंशिक भिन्न होता है। यानी इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान की जो विभिन्नताएं होती है वह इस प्रकार होती है। ठीक है, पहला पांचवा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते छठा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करें, यानी उसके अंतर, दोनों में अंतर क्या है उसको अंतर को स्थापित करने के लिए कह रहा है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में विभेद यानी मध्य जो विभेद होता है, जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है उसको स्थापित करें। कायिक जनन के प्रारूप अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है। देखिए सबसे पहला समझेंगे कि अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में
विभेद है, क्या अंतर है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में? देखिए अलैंगिक जनन में जो होता है इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है इसमें दो जनक भाग लेते हैं। पहला जनक कौन होगा? नर होगा, दूसरा जनक मादा होगा। दो जनक भाग लेते हैं किसमें? लैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन में होता है इसमें युग्मक निर्माण और निषेचन का अभाव होता है, ठीक है, युग्मक निर्माण और निषेचन इसमें अभाव होता है, इसमें नहीं होता। लेकिन लैंगिक जनन में इसमें युग्मक और निषेचन होता है, ठीक है। ये जनक के कायिक कोशिकाओं में होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। और यानी लैंगिक जनन में क्या होता है? ये जनक की जनन कोशिका में होता है, इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होती है, ठीक है। ये सारे डिफरेंस है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए आप लोग को नोट करते हुए जाना है। पांचवा अंतर यह है कि ये सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है और ये जटिल और धीमी गति से होने वाला जनन है। यानी जो लैंगिक जनन है वो जटिल होता है और धीमी गति से होने वाला जनन होता है, ठीक है। यानी अलैंगिक जनन में किसके द्वारा? अलैंगिक जनन में इसके द्वारा यानी अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, यानी आकार के रूप से या फिर आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, ठीक है, वो अपने जनक के समान होती है। और लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है वह आनुवंशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होता है, यानी अलग होता है। जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है। यानी जो अलैंगिक जनन होता है, इसका जो यूनिट है जनक इकाई है, ये कलिका भी हो सकता है, खंड भी हो सकता है, जनक का संपूर्ण शरीर भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है? जनक इकाई युग्मक होते हैं, यानी गैमेट्स से होते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन में। अब लास्ट अंतर है कि इसमें क्या होता है कि इस प्रकार जनन निम्न अकशेरुकी वो निम्न कॉर्डेट में पाया जाता है, लेकिन लैंगिक जनन जो होता है यह उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है, उच्च पौधों और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में विभेद यानी अंतर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। देखिए अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, अतः इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। कायिक जनन में क्या होता है कि एक ही जनक भाग लेते हैं, उसके मतलब पार्श्व होते हैं, जो मतलब कायिक भाग होते हैं, उससे मतलब एक तरह से यानी ये निकलता है, संतति निकलता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारीय में अपने जनक से समान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में क्या है? परारूपिक अलैंगिक जनन है। परारूपिक अलैंगिक जनन किसका नाम है? कायिक जनन का नाम है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, इस कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। यानी कायिक प्रवर्धन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसको उदाहरण सहित आपको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन जनन की एक ऐसी विधि है जिसपर पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग यानी प्रवर्धक का कार्य करता है, यानी कोई भी शरीर का कोई भी भाग हो, जड़ हो, तना हो या फिर उसका पत्ती हो, ठीक है, नए पौधे में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के जो होते हैं कायिक अंग जैसे जड़, तना तथा पत्ती जो होता है, कलिका आदि से नए पौधे का क्या होता है? पुनर्जनन होता है, यानी कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण हैं। अजूबा यानी अजूबा के पौधों में पत्तियों के किनारों से पादप काय उत्पन्न होते हैं, जो मतलब क्या होता है? मात्र पौधे से अलग होते हैं। ये क्या हो गया? एक तरह से उदाहरण हो गया कायिक प्रवर्धन का, ठीक है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि यानी जनक के किसी भी भाग से, जड़ से, तना से, कोई भी मतलब भाग से क्या होता है कि पुनर्जनन होता है, किसका? संतति का। और दूसरा जो उदाहरण है यह है कि आलू के कंद में उपस्थित पर्वसंधियां कायिक प्रवर्धन में सहायक होती है। पर्वसंधियां में कलिकाएं स्थित होती है तथा प्रत्येक कलिकाएं नए पौधों को जन्म देती है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। यह कह रहा है कि किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णता चरण या फिर जीर्ण अवस्था को मतलब क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए, इसको डिफाइन कीजिए। देखिए सबसे पहला जो है कि किशोर चरण, ये क्या होता है? सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वो लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण, युवा अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। इस अवधि निम्न मतलब इसकी अवधि जो होती है विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि पौधों में अलग अलग होता है इसका अवधि, यानी किशोर चरण का अवधि जो होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वह पौधों में अलग होता है, जीव में अलग होता है। इसी को क्या कहते हैं? किशोर चरण कहते हैं। किशोर चरण में क्या होता है कि वो मतलब एक तरह से तैयार होता है पूरा यानी परिपक्व होने से पूर्व मतलब एक निश्चित अवस्था होती है, जिसके बाद मतलब जिसके पश्चात वो लैंगिक जनन कर सकते हैं। किसके बाद? यानी किशोर चरण गुजरने के बाद, यानी किशोर चरण होने के बाद, किशोर चरण की पीरियड टाइम गुजरने के बाद वो किसके लिए तैयार हो सकते हैं? लैंगिक जनन करने के लिए तैयार हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया किशोर चरण। अब क्या है? प्रजनक चरण। प्रजनक चरण क्या होता है? नहीं, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? किशोर अवस्था अथवा कायिक परावस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनन परावस्था प्रारंभ होती है।
पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। जैसे कि उसमें फूल निकलते हैं तो आप स्पष्ट पहचान सकते हैं कि प्रजनन चरण में, इसमें मतलब एक तरह से पौधा अब कौन सा पीरियड में आ गया, प्रजनक चरण में आ गया, यानी रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया। क्योंकि पौधों में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में भी अनेक शारीरिक एवं आकारीय परिवर्तन आ जाते हैं, जिसके कारण आप पहचान सकते हैं कि प्राणी किस अवस्था से गुजर रहा है, किस चरण से, प्रजनक चरण से गुजर रहा है। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करते हैं, यानी प्रजनक चरण में ही जीव क्या करते हैं, अपने जैसा संतान को उत्पन्न करते हैं, यानी जनन करते हैं, ठीक है। और ये योग्य हो जाते हैं किसके, मतलब संतति उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है, यानी प्रजनक चरण की जो अवस्था होती है विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, इसकी अवस्था, इसका चरण अलग अलग होता है, ठीक है। अब लास्ट है कि जीर्णता चरण वो या फिर जीर्ण अवस्था, यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था तथा अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्ण अवस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में उपापचय क्रियाएं बंद होने लगती है, उत्तकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं, यानी जीर्णता को क्या कहते हैं, वृद्धावस्था भी कहते हैं। जीर्णता में क्या होता है कि यानी उत्तक कोशिका जो होता है वो मतलब धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। शरीर का जो अंग होता है वो धीरे धीरे कार्य करने का मतलब काम करने के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है, किसमें, जीर्ण अवस्था में। इस तरह से 3 चरण हो गया, जीर्णता चरण या फिर जीर्ण अवस्था, प्रजनक चरण और किशोर चरण, ठीक है। इसकी व्याख्या हो गया। अब 8वां क्वेश्चन कवर हो गया, 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आपको करा कि अपने जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को पाया क्यों, यानी अपनी जटिलता के बावजूद भी, अपनी एक तरह से बनावट के रूप से अपना जो जटिलता है उसके बावजूद भी लैंगिक जनन पाया। कौन जीव, बड़े जीव जो होता है वो लैंगिक जनन को पाया है, ठीक है। ऐसा क्यों है, देखिए, लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी, ये क्या है, लैंगिक जनन जो होता है धीमी गति से होता है और मतलब एक जटिल प्रक्रिया है। ये जटिल तथा धीमी से होने के बावजूद भी अनेक जीवों में उत्तम है, यानी एक दिन अच्छा है, यानी ये मेथड जो होता है, लैंगिक जनन जो मेथड होता है, ये धीमी और जटिल होने के बावजूद भी कई जीवों मतलब उत्तम है, यानी अच्छा विधि है। इस प्रकार के इस प्रकार के जनन के दौरान क्या होता है, गुणसूत्रों का विनिमय होता है, यानी गुणसूत्रों का अदला बदली होने से नए लक्षण का विकसित होता है, यानी नए लक्षण विकसित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। नया नया जो गुण बनता है, नया नया लक्षण जो बनता है, किसके कारण, यानी गुणसूत्रों का विनिमय होने के कारण, ठीक है। गुणसूत्रों का आदान प्रदान से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो जैव विकास में सहायक होती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। किनके गुण, यही गुण के कारण बड़े जीवों में क्या हो जाता है, लैंगिक जनन का मतलब एक तरह से विद्यमान हो जाता है, यानी लैंगिक जनन बड़े जीवों में पाया जाता है जटिलता के बावजूद भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कहा कि व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होती है। देखिए उत्तर, यानी लैंगिक जनन करने वाली जीवधारियों में क्वेश्चन आपको क्या करा कि अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं, यानी दोनों में क्या संबंध है। देखिए, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन की प्रक्रियाएं होती है। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती है। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं, यानी डायप्लॉइड होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन में क्या होता है कि युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है, उसका बनावट होता है, ठीक है, बनावटी होता है, एक तरह से उसका निर्माण होता है। युग्मक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, यानी गैमेटोजेनेसिस का निर्माण होता है, ठीक है। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को क्या कहता है, अंड जनन कहते हैं। ये एक तरह से सेम, मतलब ज्यादा समझने का चीज नहीं है, ये आपको याद रखने का चीज है, सिंपल सा है। अंडाणु के निर्माण को अंड जनन और शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। इनका निर्माण क्रम से नर तथा मादा जनकों में होता है, यानी युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं। युग्मक में अगर गुणसूत्र की संख्या आधी होगी तो उसको हैप्लॉइड कहेंगे, यानी अगुणित कहेंगे। युग्मक जनन की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, यानी युग्मक जनन जो होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मन द्वारा क्या होता है, द्विगुणित युग्माणु होता है, ठीक है, यानी डायप्लॉइड जायगोट होता है, ठीक है। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणीय परिवर्तन द्वारा नए जीव का विकास होता है। द्विगुणित यानी जो द्विगुणित युग्माणु होता है उससे क्या होता है कि भ्रूणीय परिवर्तन के द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस तरह से क्या होगा, ये दोनों अंतर संबंधित हो गए। अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन किस प्रकार मतलब अंतर संबंधित है, तो आपको आंसर इस प्रकार लिखना, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइए, उसको आंसर
को नोट करते हुए जाए, ठीक है। इसी प्रकार के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक पुष्पीय पौधक के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अवगुणित है या फिर यानी द्विगुणित है। पहला है अंडाशय के भाग को पहचानने के लिए बोल रहा है परागकोश, अंड या डिब्बा या फिर पराग को पहचानने के लिए आपको बोल रहा है नर युग्मक और युग्मनज, यानी ये होता है, ये जो आपको चित्र दिया गया है कि ये सारे के सारे चीज को आपको पहचानना है। आपको पहचानने के लिए कहा है कि ये द्विगुणित है या फिर यानी एकल गुणित है, यानी अगुणित है या फिर द्विगुणित है, यानी n है या फिर 2n है। देखिए अंडा से जो होगा, ये चित्र में जो अंडा यानी अवरी होगा वो क्या होगा, द्विगुणित होगा, और परागकोश जो एंथर जो होगा वो द्विगुणित होगा। अंड यानी डिंबा वाहिनी क्या होगा, अवगुणित होगा। परागकण जो होगा वो अवगुणित होगा। नर युग्मक भी क्या होगा, अवगुणित होगा। और युग्मनज जो होगा, जायगोट जो होगा वो क्या होगा, द्विगुणित होगा। इस चित्र में ये सारे द्विगुणित और अगुणित होंगे, ठीक है, ये चित्र के अनुसार। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान को बताइए, यानी बाह्य निषेचन क्या है उसको व्याख्या कीजिए और उसका नुकसान क्या है उसको आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन सबसे पहले वो समझिए। देखिए बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु तथा अंड के संयुग्मन या फिर संलयन के निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु जो एक दूसरे से संलयन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्माणु का निर्माण होता है। अधिकांश शैवालों, मछलियों और उभयचर प्राणियों में शुक्राणु तथा अंड का संलयन शरीर से बाहर जल में होता है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि बाहर होने वाले निषेचन को, यानी शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाह्य निषेचन से यह हानियां होती है, क्या क्या हानियां होती है, 2 हानि की मैं यह व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है। पहला जो हानि है, जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है। यह भी एक तरह से हानि है, किसका मतलब जीव यानी बाह्य निषेचन का, यह भी एक तरह से नुकसान है, जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाए, अर्थात नए युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। अब दूसरा जो है कि संतति अधिक संख्या में उत्पन्न होती है। तीसरा जो है संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है। किसके कारण, यानी बाह्य निषेचन में जो एक तरह से ज्यादा ये जो होता है बाह्य निषेचन जो होता है उसके कारण ये जो यानी एक तरह से प्रॉब्लम जो उत्पन्न होता है, उसी के कारण क्या होता है कि संतति शिकारियों द्वारा मतलब क्या होता है, शिकार होने की स्थिति से गुजरती है। इसके परिणाम स्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है, अर्थात संतानों की कम संख्या में जीवित रहने की रह पाते हैं। किसके कारण, बाह्य निषेचन के कारण। यानी बाह्य निषेचन के ये एक तरह से नुकसान है, बाह्य निषेचन होने से ये सारे नुकसान होते हैं। इस तरह से क्या हो गया, 12वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। यह आपको कह रहा है कि जुस्पोर यानी अलैंगिक चल बीजाणु से आप क्या समझते हैं, यानी अलैंगिक चल बीजाणु क्या होता है, जुस्पोर आप कहते हैं, यानी अलैंगिक चल बीजाणु को क्या कहता है, जुस्पोर कहा जाता है। तथा युग्मनज के बीच यानी विभेद यानी अंतर को स्पष्ट कीजिए, यानी जुस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु और युग्मनज के बीच अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो आपको बताया जा रहा है, वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। देखिए जुस्पोर यानी अलैंगिक चल बीजाणु क्या होता है, यह नगन चल कशाभिका युक्त संरचना है जो अलैंगिक जनन की इकाई है। कौन सा यूनिट है, किसकी इकाई है, किसका यूनिट है, अलैंगिक जनन की इकाई है। कौन, अलैंगिक चल बीजाणु। इनका निर्माण जनक कोशिका के जीव द्रव्य से सूत्री विभाजन द्वारा होता है। यानी अलैंगिक चल बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, जनक कोशिका यानी जनक कोशिका के जीव द्रव्य से सूत्री विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। इनके अग्र भाग पर स्थित कशाभिका जल में तैरने हेतु सहायक होती है। इनका जो अगला भाग होता है वो कशाभिका जो होता है वो जल में तैरने के लिए मतलब सहायक होते हैं, एक तरह से हेल्पफुल होते हैं। ये चल बीजाणु धानी में बनते हैं। उदाहरण के लिए यूरोथ्रिक्स और माइडोमोनास, ये क्या है, मतलब चल बीजाणु हुआ, एक तरह से जिस्पोर है। आगे बढ़ते हैं कि युग्मनज क्या होता है, यानी जायगोट क्या होता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से बनी रचना युग्मनज कहलाती है, ठीक है। यह द्विगुणित होता है यानी डायप्लॉइड यानी 2n होता है तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा या फिर लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। यह युग्मनज मतलब जब डेवलप कर लेता है, जब विकास कर लेता है, पूरा तरह से विकसित हो जाता है, वो किस में बदल जाता है, भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कौन, युग्मनज। और लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनज से होता है। यानी बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम यानी जल से में होता है, जैसे मेंढक। जबकि आंतरिक जो निषेचन होता है उसमें जीवों में जो होता है, आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में जो होता है, मादा के शरीर में क्या होता है, विकास होता है, किसका, एक तरह से जायगोट का विकास होता है, युग्मनज का विकास होता है, ठीक है, जैसे कि मनुष्य में होता है, ठीक है। इस तरह से 13वां क्वेश्चन कवर हो गया। 13वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जिस्पोर यानी अलैंगिक चल बीजाणु और युग्मनज के बीच विभेद यानी अंतर क्या क्या है। अब 14वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि युग्मक जनन यानी युग्मक जनन और भ्रूण उद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है वो आपको पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए युग्मक जनन और भ्रूण उद्भव, ठीक है, युग्मक जनन जो होता है यह नर तथा मादा जनकों में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। और भ्रूण उद्भव जो होता है यह युग्मनज या युग्माणु से संतति के विकसित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। और युग्मनक क्या होता है, यह अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह सूत्री विभाजन होता है। भ्रूण उद्भव सूत्री विभाजन होता है। युग्मक जनन जो होता है, युग्मक जनन जो होता है उसमें क्या होता है कि शुक्र जनन और अंड जनन, यह क्या है, दो प्रकार है। युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं, शुक्र जनन और अंड जनन। और भ्रूण उद्भव में तीन प्रक्रियाएं होती है। कौन सी प्रक्रिया है, युग्मक जनन होता है, निषेचन होता है, वितलन एवं भ्रूण निर्माण होता है। भ्रूण निर्माण होता है किसमें, भ्रूण उद्भव में। इस तरह से अंतर हो गया युग्मक जनन और भ्रूण उद्भव में, यह क्या हो गया, अंतर हो गया। तो इस तरह से आज हम कितना टोटल 14 क्वेश्चन कवर किए, कितना टोटल 14 क्वेश्चन कवर किए। सारे के सारे इंपॉर्टेंस है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग को नोट करते हुए जाना है। अगर कहीं मतलब समझाने में कोई मिस्टेक हुआ तो प्लीज़ कमेंट करें। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं बोर्ड एग्जाम के थ्रू से, क्योंकि इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के आपको तरह से हेल्पफुल सहायता दी जाएगी, पूरा तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोग को इग्नोर नहीं करना, सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट करने की कोशिश करना, सारे के सारे क्वेश्चंस को उत्तर के साथ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।